हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम 2 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला आर्टिकल आता है हमारा FATF से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, जो बेसिकली केमन आइलैंड्स हैं उसे FATF की ग्रे लिस्ट जो होती है उससे बाहर कर दिया है। तो इससे क्या होगा ना, जो इंडिया है उसमें FDI इन्फ्लो अच्छा हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। अब इसके ग्रे लिस्ट के निकलने से इंडिया में कैसे FDI इन्फ्लो बढ़ेगा, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, ऐसी कोई कंट्रीज़ होती हैं अगर जिनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो उस वजह से क्या होता है ना, जैसे मान लो हमारे जो कंपनीज़ हैं हमारी इंडिया की, या फिर कोई भी NBFC या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वो ऐसी कंट्रीज़ में से ज़्यादा FDI अलाउ नहीं कर सकते, या फिर इनको मेजर शेयर होल्डिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब क्या है ना, इंडिया में जहाँ जहाँ से भी FDI आता है उसमें से जो टॉप 15 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक केमन आइलैंड्स भी है। तो लेकिन इसकी जो ग्रे लिस्ट में ये चली गई थी, जिसकी वजह से इतना FDI नहीं आ पा रहा था, तो वो बूस्ट हो जाएगा। सो यही न्यूज़ है इसमें। It will give relief to NBFC, non-banking financial companies, payment system operators, alternative investment funds that face restrictions on giving major stakes to investors from non-compliant FATF jurisdictions. और जैसा कि मैंने बताया, केमन जो है इट इज़ वन ऑफ द टॉप 15 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यूरिसडिक्शंस इन इंडिया। अब इसको ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों निकाला, बेसिकली इन्होंने कुछ कमिटमेंट्स फुलफ़िल की थी, इन्होंने कुछ एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट किए थे, जिसकी वजह से जो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से इन्हें डाला गया था वो हट गई थी, तो इन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। इट हैज़ फुलफिल्ड its commitments in its action plan resolving the strategic shortcomings, so it is removed from grey list. अब बात करते हैं भाई FATF, जो हमने संस्था सुनी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है क्या? ये एक तरीके का ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि ये वॉच करता है कि भाई किसी कंट्री में टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, या टेररिस्ट वगैरह को फाइनेंस कर रहे हो। और अगर ऐसी कोई कंट्री पाई जाती है तो उसको वार्निंग दी जाती है, और उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है कि आप ऐसी जो है जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको स्टॉप कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में आने से क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, मतलब कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है यहाँ के लोग ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से फंडिंग नहीं आती, वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और ब्लैक लिस्ट में और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। बेसिकली ग्रे लिस्ट में आने के बाद अगर फिर भी यहाँ कोई प्रॉपर इफ़ेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। सो केमन को ग्रे लिस्ट में डाला था पहले, लेकिन अब हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शंस लिए होंगे। सो इट इज़ अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, and it is an intergovernmental organization that establishes एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस इशू करती हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इस सेटअप कब की गई थी, तो 1989 में, और G7 की जो मीटिंग हुई थी बेसिकली उसका रिज़ल्ट था ये कि पेरिस में FATF इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद बात आती है कि इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो क्या है, वो है FATF प्लेनरी। ये साल में 3 बार मिलती है, जी हाँ, मीट्स 3 times per year। इसके मेंबर्स कितने हैं, तो वो हैं 39। और बात आती है क्या इंडिया भी इसका मेंबर है, जी हाँ, 2010 से इंडिया भी इसका मेंबर है। अब इसकी जो ग्रे लिस्ट है इसमें इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, मतलब इसमें कुछ मॉनिटरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है कंट्रीज में। तो कंट्रीज़ दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, और इनको कुछ वार्निंग दे दी जाती है। फिर भी अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो एक्शंस नहीं लेते, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। कौन सी कंट्रीज़ को, जो कोऑपरेट नहीं करती,
नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ को दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, और इनकी वजह से इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। अब इंडिया और बांग्लादेश के मतलब कोलैबोरेशन से कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उसी का इनाग्रेशन किया हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उन दोनों ने मिलकर। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना jointly inaugurated 3 इंडियन असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये? तो पहला आता है अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ये एक तरीके का 15 किलोमीटर का रेल लिंक बनाया जाएगा, मतलब बनाया गया है, जिससे जो ट्रेड वगैरह है वो बढ़ेगा। इट विल बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, और तो और जो अगरतला और कोलकाता के बीच ट्रैवल टाइम लगता है वो भी कम किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट है वो है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। इसमें बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर की ब्रॉड गेज की एक रेल रूट बनाया जाएगा, जिससे मंगला पोर्ट को जो खुलना में एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है उनसे कनेक्ट किया जा सकेगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी बांग्लादेश का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है मंगला पोर्ट, उससे। और तीसरा जो है वो है हमारा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2, वो भी इनाग्रेट किया गया है। इससे जो है बांग्लादेश में एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह बढ़ेगी। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन बांग्लादेश। सो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जो इंडिया और बांग्लादेश की कोलैबोरेशन से डेवलप किए गए हैं। उसके बाद आता है मराठा कोटा। बेसिकली मराठास कौन होते हैं? बेसिकली हमने कई बार हिस्ट्री में सुना है कि ये रूलिंग क्लास थे, इनसे काफ़ी नामी महाराजा हमने महाराष्ट्र में सुने हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की बात करें तो ये काफ़ी बैकवर्ड कम्युनिटी है। इनमें मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट ये जिस रीजन से आते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड्स भी देखे जाते हैं। और इसी बैकवर्डनेस की वजह से जो मराठास हैं वो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं कि भाई हमें जो है रिजर्वेशन चाहिए, हमें रिजर्वेशन कोटा दो, लेकिन अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है। सो उसी से रिलेटेड ये प्रोटेस्ट जो है अभी इंटेंसिफाई हुए हैं महाराष्ट्र में। अब ये कोई आज की बात नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। अराउंड 32 साल पहले जो है पहला प्रोटेस्ट हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि उन्हें कुनबी एज अ कुनबी आइडेंटिफाई कर दिया जाए, जिससे कि उनको ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है जब ये इतने बैकवर्ड हैं एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से, तो क्या सरकार ने कभी नहीं सोचा कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ किया जाए? सोचा नहीं। इनफैक्ट 2017 में एक कमीशन बनाई गई थी, बैकवर्ड क्लास कमीशन। किसके अंडर में थी वो थी रिटायर्ड जस्टिस एम.जी. गायकवाड़ के अंडर 2017 में बनाई गई थी बैकवर्ड क्लास कमीशन। उन्होंने भी कहा था कि मराठास को जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। और उन्होंने कितना रिकमेंड किया था कि एजुकेशन में 12% दो और एम्प्लॉयमेंट में 13%। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने 2018 में इन्हें 16% रिजर्वेशन दे दिया गया था एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। और किसके अंतर्गत? द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, फिर आती है बारी, अब ये जाता है मुद्दा कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में 2019 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो अपहोल्ड करता है इसको कि भाई ये सही किया गया है, लेकिन क्योंकि कमेटी ने कहा था कि 12 और 13% देना है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तो ये 16% आपने कुछ ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसको कम किया गया और इसको 12-13% ही कर दिया गया, जैसे कि 12% इन एजुकेशन, 13% इन गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने यही कहा था। और तो और हालांकि 50% जो सीलिंग है कि भाई 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जो कि इंदिरा साहनी केस में सेट की गई थी,
वो तो अभी भी ब्रीच हो रही है 12-13% के बावजूद भी, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा ब्रीच नहीं हो रही है। और ये ब्रीच क्यों अलाउ किया, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें जो अग्रेरियन क्राइसिस आ जाता है, सुसाइड्स हो रही है मराठास के अंदर, तो इनको अपलिफ्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये मुद्दा वहीं ख़त्म नहीं होता है, ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को हटा दिया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। और उनका रीज़न था कि भाई ये 50% लिमिट को ब्रीच कर रहा है, जो कि 1992 में सेट की गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में। और इस तरह से जो मराठा कोटा दिया गया था उसको हटा दिया गया। और इतना ही नहीं, जब ये हटाया गया तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, जिनको हमने 10% रिजर्वेशन दिया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक जो मराठास हैं वो EWS के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये मुद्दा चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मराठास की बात करें तो ये इसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं, बेसिकली पीजेंट से या लैंड ओनर से रिलेटेड, और महाराष्ट्र के पॉपुलेशन का अराउंड 33% है। जी हाँ, 33। अब हिस्टोरिकली तो वॉरियर कास्ट रही है, रूलिंग क्लास रही है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी बैकवर्ड है। और इनफैक्ट महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र 1960 में बना था, तब से वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके 20 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 जो हैं वो मराठास रहे हैं। इनफैक्ट आज के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी, वो भी मराठा कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो मराठास हैं उनकी सिचुएशन उतनी सही नहीं है, बैकवर्ड है। देयर एरियाज़ आर अंडर डेवलप्ड। अराउंड 76% जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अराउंड 70% के पास तो कच्चे घर हैं, पक्के घर भी नहीं है रहने को, और इसमें काफ़ी सुसाइड्स भी होती हैं, और एजुकेशनली भी काफ़ी बैकवर्ड है। तो दिक्कत क्या आ रही है, हम क्यों नहीं दे रहे हैं? बेसिकली कुछ चैलेंजेस हैं। अगर OBC के अंतर्गत इन्हें हमें कोटा देते हैं तो OBC वाले कहते हैं कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आप और कास्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो सेम कोटा में। और तो और बढ़ाते हैं तो जो रिजर्वेशन कैप है 50% की, वो बढ़ जाएगी। उतना ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं EWS का कोटे का बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, तो अलग से क्यों देना। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है भारत और इंडिया। हम जानते हैं ये थोड़ा चर्चा में रहा है कि भाई हमारा जो देश है उसका एक्चुअल में नाम क्या रखना चाहिए। अब ये न्यूज़ में क्यों आया अचानक से, जो 2022 की NCERT सोशल साइंस कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो 12th क्लास तक की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भारत का यूज़ किया जाए, ना कि इंडिया का। ठीक है, अगर हम भारत और इंडिया ये दो नाम पढ़े कैसे, इसकी हिस्ट्री में जाएं तो भाई देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे एक नदी है सिंधु करके, जिसको इंडस भी बोलते हैं। तो जो बाहर के जो लोग थे वो क्या करते थे ना, जो भी सिंध के नीचे वाला जो पूरा एरिया है वही हमारा इंडिया वाला रीजन है, तो उसको एज ए सिंधु बोलना चाहते थे कि भाई सिंधु के उस पार जो लोग रहते हैं उनको सिंधु बोलना चाहते थे। लेकिन जो पर्शियंस थे वो स को ह बोल देते हैं, तो जिसकी वजह से सिंधु बन गया हिंदू। ठीक है, हिंदू बन गया। अब उसके बाद जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स में क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग में H होता है किसी वर्ड के, वो प्रोनाउंस ही नहीं करते, उसकी वजह से वो इंडू बोलने लगे, और इंडू से इंडिका या इंडिया आया, और इसी तरह से हमारा जो है बाहर से इंडिया का नाम पड़ा। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत, हमारी जो पुरानिक लिटरेचर है वहाँ पे हमें ये नाम देखने को मिलता है। जो लैंड है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर में जो हमारे नॉर्थ में जो हमारे स्नो है, हिमालयाज़ हैं, उससे लेकर नीचे जो सी है साउथ में, वहाँ से वहाँ तक के एरिया को भारत बोला गया है। इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद के टाइम पे कुछ ट्राइब हुआ करती थी भारत के नाम से। ठीक है, उनके एंसेस्टर हैं एक भारत नाम के, वो काफ़ी लेजेंडरी किंग रहे हैं, और उनके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, मतलब सारे उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, तो उनको भारत बोला गया, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट का नाम भारत पड़ गया। तो ये एक हिस्ट्री आती है। अब देखने की बात है कि क्या ये चेंज किया जाएगा या नहीं, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब वो बन रहा था तो ऑफकोर्स ये मुद्दा भी आया था कि क्या नाम रखना चाहिए। उसमें हमने डिसाइड किया कि दोनों रख लेते हैं। आर्टिकल 1 में हमने लिखा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, ये बात थी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।